प्रस्तुति। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा सकते हैं, बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर दिखने वाला है, यह हम आपको बताएंगे। और खबर गुजरात से भी है क्योंकि भारी बारिश से फसल को नुकसान हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर इंट्राडे में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। गोल्ड 28,500 के भाव पर यहाँ पर बाइंग की सलाह है। 28,630 का टारगेट होगा और 28,400 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे दिन के कारोबार में, इंट्राडे में निकल, और निकल में आप 625 के भाव पर बाई कर सकते हैं। 645 का टारगेट होगा और 615 के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और तीसरी कॉल जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए जिंक, और जिंक जुलाई वायदा स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन लेवल का ख्याल जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण खबर की। खबर गुजरात से आई है कि भारी बारिश से गुजरात में फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। आपको बता दें कि जानकारों की ये राय है कि करीब 50,000 हेक्टेयर में गुजरात में फसल प्रभावित हुई है और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक शुरुआती अनुमान है और पिछले कुछ दिनों में गुजरात में भारी बारिश हुई है, उसका इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है। सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी गुजरात में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है और कपास और मूंगफली की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप देख पा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से गुजरात में हालात बिगड़े हैं। जान माल की भी काफी क्षति हुई है और साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से बीरेन वकील जुड़े हैं, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, और साथ ही हमारे साथ स्काईमेट के साइंटिस्ट महेश पलावत हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मिस्टर पलावत, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गुजरात में हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं, भारी बारिश से तबाही मची हुई है, जान माल को नुकसान हुआ है, खेती को बड़ा नुकसान हो रहा है। गुजरात को लेकर के अब क्या फोरकास्ट है आगे मानसून का? देखिए, अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है साउथ राजस्थान में, और इसीलिए जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है और साथ में दीसा, इधार और पाटन वगैरह, इन इलाकों में बहुत भारी बारिश हो रही है। और जो बाड़मेर वगैरह में बारिश हो रही है जो साउथ राजस्थान के, तो उधर से भी जो बारिश का फ्लो है वो गुजरात की तरफ ही आ रहा है, पानी का फ्लो, इसलिए हालत ज्यादा खराब है। अभी ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा, लेकिन अगले आज और कल 2 दिन जो नॉर्दर्न पार्ट्स है और सेंट्रल पार्ट्स है, अहमदाबाद और उसके नॉर्थ में, उन इलाकों में भारी बारिश होती रहेगी। और हम कह सकते हैं कि 27 तारीख से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और एकदम बारिश बहुत तेजी के साथ घटेगी। लेकिन अगले 2 दिनों में जो बारिश होगी वो हालात को और ज्यादा खराब कर सकती है। तो आप कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक और भी बारिश की आशंका गुजरात में बनी हुई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। बीरेन वकील, आप चूंकि लगातार फील्ड का सर्वे भी कर रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी आपको दिख रही है क्रॉप को लेकर के? क्योंकि कुछ जानकारी ये कह रहे हैं कि करीब 50,000 हेक्टेयर में फसल को नुकसान की आशंका है, आप क्या देख पा रहे हैं? लोकेशन का मेजरमेंट तो नहीं हो पाएगा, काफी जगह पे वाटर लॉगिंग भी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि दिखने में जो हम मानते हैं उससे शायद ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंटेंसिटी काफी ज्यादा है। और अगर 2 दिन बारिश रहती है जैसे सर जी कह रहे हैं स्काईमेट से, तो ये डैमेज थोड़ा बढ़ सकता है। ग्राउंड नट और कॉटन, स्पेशली जो कॉटन है उसमें रीस्विंग करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बीरेन वकील, जैसा कि अभी स्काईमेट के साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिनों तक और बारिश की आशंका बनी हुई है, तो क्या आपको लगता है कि इससे ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे? तो काफी केटल का लॉस काफी है ऐसा, स्पेशली बनासकांठा एरिया में। और सबसे ज्यादा कहर जो था वो मोरबी, वांकानेर, सुरेंद्रनगर, ये सभी ग्राउंडनट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है। दिल्ली को भी नुकसान हुआ होगा। प्राइमरी ये 3 क्रॉप हम ले सकते हैं। ठीक है। मिस्टर पलावत, गुजरात की बात हमने की, लेकिन देश के बाकी इलाकों में अगले 8 से 10 दिन में आप मानसून की चाल क्या देख रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आप क्रॉप के ऊपर देख रहे हैं?
देखिए, अभी जो अच्छी बारिश हो रही थी पूरे सेंट्रल इंडिया में और ईस्ट इंडिया में, अब वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि अब ये लो प्रेशर एरिया जो साउथ राजस्थान में है ये कमजोर पड़ेगा, और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया झारखंड और वेस्ट बंगाल के पास बना हुआ है, जिससे पिछले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हुई है। बांकुड़ा, जमशेदपुर, रांची और बनारस, इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे भी बारिश काफी कम हो जाएगी। और फिर केवल नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश शुरू होगी, आप कह सकते हैं 28 से इंडिया और साउथ इंडिया, वो फिर खाली होना शुरू हो जाएगा और रेन काफी कम हो जाएगी बाकी हिस्सों में। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बाकी हिस्सों में कम हो जाएगी। बीरेन वकील, जिन क्रॉप को नुकसान की आशंका है उसमें कपास और मूंगफली सबसे आगे है, और चूंकि कपास की ट्रेडिंग भी होती है फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर, तो क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फ्यूचर मार्केट में कपास के ऊपर? वो ऑलरेडी मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो फ्राइडे का बॉटम था उससे करीबन 300-400 रुपया आप अक्टूबर आ ही चुका है। अगर बारिश कंटिन्यू हुई तो और भी 300-400 रुपया आ पाएगा। दूसरा, राजस्थान में गवार क्रॉप भी शायद थोड़ा रिस्क आ सकता है, क्योंकि गवार क्रॉप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। एमपी में सोयाबीन थोड़ा ऑलरेडी थोड़ा डिस्ट्रेस में हो चुका है। ओके, हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन वकील आपका और महेश पलावत आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कितना इम्पैक्ट अभी और क्रॉप के ऊपर पड़ने वाला है गुजरात में भारी बारिश का। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कल क्रूड को लेकर के एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है ओपेक और नॉन ओपेक की, जहां पर यह तय किया गया है कि नाइजीरिया को भी उत्पादन में कटौती कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब तक नाइजीरिया को इससे छूट थी, और कुल मिला के जो कंप्लायंस को लेकर दिक्कत आ रही थी उत्पादन कटौती में, उसको और मजबूत करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हमारे साथ रेनिशा चैनानी है मोनार्क कैपिटल की, साथ ही अरविंद प्रसाद हैं कोटक कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रेनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ओपेक के फैसले के बाद क्या आप क्रूड मार्केट में कुछ रैली शॉर्ट टर्म के लिए देख पा रही हैं? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कल जो ओपेक नॉन ओपेक की मीटिंग हुई थी उसमें से 3 बड़े फैसले आए थे। पहला था कि नाइजीरिया जो है वो प्रोडक्शन कट्स में एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, उसे भी करना होगा। सेकंड था कि सऊदी अरेबिया से जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे वो अभी लिमिट किए गए हैं 6.6 मिलियन बैरल्स पर डे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। एंड थर्ड वॉज कि जो इनका ओवरऑल जो है 98% जितना जून मंथ में हुआ है कंप्लायंस, अभी वो चाहते हैं कि 100% हो। सो इन तीनों नंबर से ऐसा लगता है कि क्रूड ऑयल मार्केट में थोड़ी बहुत एक शॉर्ट कवरी आ सकती है एंड एक थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रिगर आया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इन्वेंट्रीज यूएस की जो है लगातार पिछले 3-4 हफ्ते से गिर रही है एंड 3 मिलियन बैरल्स पर डे गिर चुकी है। जो रिग काउंट्स है यूएस के वो भी थोड़े पॉज हुए हैं, इतना नहीं बढ़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत एक स्टेबिलिटी आई है मार्केट में, थोड़ी बाइंग की जा सकती है। इंट्राडे में 3000 के आसपास मैं बाइंग रेकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट्स ऑफ 3050। ओके, अरविंद प्रसाद, आपका व्यू क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर के क्या होगा? इन दोनों काउंटर में अगर आज ट्रेड करना हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव आपको कौन सा दिख रहा है, क्रूड या एनजी? देखिए, अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से मैं नेचुरल गैस के साथ रहूंगा, क्योंकि उसका कोई फैक्टर्स अभी भी पॉजिटिव नहीं है और ट्रेंड अभी भी बुलिश बेरिश ही है। और $3 के नीचे जब तक ट्रेड हो रहा है तो मार्केट में बेरिशनेस जारी रहेगा। और इंडियन मार्केट में जैसे 187-188 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत पुल बैक और 190 के आसपास मिलता है तो क्लियर ट्रेंड के हिसाब से सेल किया जा सकता है। और टारगेट जो है 185 का रखेंगे, स्टॉप लॉस 193 के ऊपर मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर क्रूड का अगर बात करें, जैसे अभी रेनिशा ने बताया, थोड़ा बहुत पुल बैक आने का उम्मीद कर सकते हैं कल का डिसीजन के बाद। तो हमको लगता है कि शायद 30-40 रुपया पुल बैक आ सकता है। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा गया तो मैं थोड़ा सा बाई करने से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करूंगा और थोड़ा कीप वेट एंड वॉच पॉलिसी मेंटेन करें क्रूड में। लेकिन नेचुरल गैस जैसे हमने बताया था, क्लियर कट सेल ऑन राइज करना बेटर स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज की रणनीति बनानी चाहिए नेचुरल गैस में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और बुलियन मार्केट में एक थोड़ी सी तेजी के साथ रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है और मार्केट ने एक दायरा बनाया है 28,560 के आसपास। गोल्ड पिछले 2 दिन से घूम रहा है। रेनिशा, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मार्केट के लिए अभी ट्रिगर शॉर्ट टर्म में सिर्फ यही है कि चूंकि 26 जुलाई यानी कल से फेड की 2 दिन की मीटिंग शुरू हो रही है, फेड के आउटकम से पहले, फेड की मीटिंग से पहले
गोल्ड और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है फ्रॉम लोअर लेवल्स एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये तेजी और भी बढ़ सकती है। एंड जो हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं दैट इज़ वेरी हेल्दी कंसोलिडेशन इन दिस बुलिश मार्केट। जिस तरह से डॉलर में कंटिन्यूसली वीकनेस आ रही है एंड एक्सपेक्टेड है जो कल की फेड की मीटिंग है उसमें यही आउटकम आएगा कि वो अपनी बैलेंस शीट्स में ग्रेजुअली जो उनका $4.5 ट्रिलियन का डेट बना हुआ है उसे ग्रेजुअली वो लोग लिक्विडेट करेंगे। सो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जिस तरह टाइटनिंग बना रहेगा फेड की तरफ से थोड़ा बहुत डॉलर में और प्रेशर बनेगा एंड गोल्ड एंड सिल्वर में ये इसी तरह एटलीस्ट दिस वीक मुझे लग रहा है पॉजिटिवनेस बनी रहेगी। सो मैं गोल्ड में बाइंग रिकमेंड करूंगी अराउंड 28,600 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 28,500। अपसाइड में मुझे 28,750 तक टारगेट्स लग रहे हैं। इनफैक्ट सिल्वर में भी मुझे लग रहा है बाइंग की जा सकती है 38,200 के अबव लेवल्स पे एंड स्टॉप लॉस 38,000 के रखना चाहिए। टारगेट 38,500 तक देखे जा सकते हैं। ओके, अरविंद, आपका टेक्निकल चार्ट बुलियन को लेकर क्या कहता है? क्या आपको भी लगता है कि मार्केट में अभी बाइंग का मौका बन रहा है करंट मार्केट प्राइस के आसपास? देखिए, अगर टेक्निकल चार्ट पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले 5-7 दिन ट्रेडिंग सेशन से मोमेंटम जो है पॉजिटिव के तरफ हुआ है और $1225-30 से लेकर के $1255 आया। तो हो सकता है अनदर $5-6 अपसाइड मूवमेंट आने का उम्मीद कर सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट पर्सपेक्टिव में 1262-63 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। सो उसको अगर इंडियन मार्केट में अगर जोड़ें तो मेरे ख्याल से 28,630 का भाव जो है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो अगर किसी को इस मोमेंटम में ट्रेड करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत डिप में बाय करें, जैसे मान लीजिए 28,480 या 28,500 के आसपास बाई करें, 28,620 का टारगेट रखें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 28,420 के नीचे मेंटेन करेंगे। उसके साथ साथ अगर सिल्वर का बात करेंगे, जैसे हमने बताया अभी $16.50 का एक करंट भाव पे सिल्वर अभी चल रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है। तो हमको लगता है कि सिल्वर अगर हमको बाई करना है तो थोड़ा बहुत डिप में अच्छा खासा डिप आना चाहिए, बाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 37,850-900 अगर आता है तभी जाकर के बाई करेंगे। और इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करेंगे तो हमको लगता है शायद गोल्ड जो है थोड़ा आउट परफॉर्म करना चाहिए सिल्वर को। और जैसे हमने गोल्ड का स्ट्रैटेजी बताया 28,480-500 के आसपास ही बाई करेंगे, 600-620 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस जो है 28,420 के नीचे स्ट्रिक्टली मेंटेन करके इंट्राडे के लिए ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। और मेटल मार्केट में अगर हम देखें तो एक उतार चढ़ाव के साथ पिछले कुछ दिनों से कारोबार हो रहा है, आज मजबूती है। रेनिशा, मेरा आपसे सवाल ये होगा, क्या आपको लगता है कि कॉपर का मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने वाला है? क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, चीन, वहाँ से डिमांड बढ़ने की बात की जा रही है। इंडस्ट्रियल आउटपुट वहाँ का बढ़ा है, चीन की ग्रोथ को लेकर के पॉजिटिव फोरकास्ट आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या 405-410 के टारगेट के लिए मीडियम टर्म ट्रेडर को कॉपर में बाई करना चाहिए? मृत्युंजय, कॉपर में हम देख रहे हैं कि जो दो फैक्टर्स है, एक है यूएस और दूसरा है चाइना। यूएस से जो डेटा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली रिटेल सेल्स, होम सेल्स डेटा इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो वो थोड़ा नेगेटिव प्रेशर प्राइसेस में बना रहा था। बट चाइना से हम लगातार अच्छा पॉजिटिव डेटा देख रहे हैं। इनफैक्ट जो कल आईएमएफ ने अपग्रेड किया है चाइना का ग्रोथ फोरकास्ट एंड बाकी इमर्जिंग कंट्रीज का ग्रोथ फोरकास्ट, इससे भी ये बता रहा है कि ओवरऑल डिमांड अच्छी बनी रहेगी बेस मेटल्स पैक में। मुझे लग रहा है कॉपर में ये जो आप बोल रहे हैं एटलीस्ट मुझे लग रहा है 400 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। सो 393 के आसपास मैं बाइंग रेकमेंड करूंगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 388 और टारगेट्स 400 तक मुझे लग रहा है यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, बिल्कुल संक्षेप में अरविंद, आपकी टॉप पिक बिल्कुल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मेटल में क्या होगी? देखिए, बेस मेटल से मेरे ख्याल से निकेल एक पॉजिटिव लग रहा है। 625-26 के आसपास बाई करेंगे, 645 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस जो है 615 के नीचे मेंटेन करेंगे। ओके जी।